Welcome learners and listeners. I am जगदीप नागपाल from EduValley. आज हम करने जा रहे हैं भोजन के अवयव के बारे में जानकारी लेना। हमें जान लेना पहले चाहिए भोजन से संबंधित कुछ आरंभिक शब्द इस प्रकार हैं कि भोजन वह पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा, वृद्धि, क्रियाशीलता और जनन सामग्री प्राप्त करने हेतु सभी सजीव अब इनको अंतर्ग्रहण करते हैं, वो भोजन कहलाता है। खाद्य पदार्थ होते हैं वह प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों के खाने के योग्य होते हैं, जैसे चावल, नारियल, दूध, अंडे, मांस, कच्ची सब्जियां, फल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खाई जा सकती हैं, तो वो खाद्य पदार्थ होती हैं। लेकिन जो आप खा रहे हैं वो आपका तब का भोजन हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ही अंतर है इन दोनों में। अगला है खाद्य व्यंजन। खाद्य पदार्थ जो हमें कच्ची सामग्री जो प्रकृति से प्राप्त होती है वो थी, अब उनको मिलाकर कुछ पाचनशील या स्वादिष्ट रूप में तैयार कर लेना वो व्यंजन कहलाएगा। जैसे चावल, दूध, चीनी आदि को मिलाकर हमने खीर तैयार कर ली, पकाकर हलवा तैयार किया, चने की सब्जी, मटर की सब्जी, दाल की सब्जी, आमलेट, आलू के से बनी हुई सब्जी या कोई भी इडली, डोसा आदि आप उसके लिए व्यंजन तैयार करते हैं एक पाचनशील और स्वादिष्ट रूप में। अब बात आती है वास्तविक पोषक तत्वों की। खाद्य पदार्थ कई प्रकार के अणुओं से कणों से मिलकर बना होता है जो सजीव शरीर में अपना अपना विशेष कार्य करते हैं। ये कण जो होते हैं, ये अणु जो होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जैसे हम कहते हैं वायु जो है मिश्रण है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसों का, उसी प्रकार से जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो भी कुछ अणुओं का मिश्रण हो सकते हैं, जिनको हम नाम देंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि। इस प्रकार से जैसे घी होता है उसमें वसा तत्व होता है, गेहूं आदि में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिल सकते हैं, कईयों में एक से ज्यादा मिलते हैं, कईयों में एक ही मिलता है। ये इस प्रकार से पोषक तत्व होते हैं। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम जानकारी इस अध्याय में करने जा रहे हैं। अब इनको एक एक करके हम लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, एक तो मंड जिसे स्टार्च भी कहते हैं, ये सभी अनाज, आलू आदि में होता है, और दूसरा शर्करा जो मीठेपन का गुण लिए होती है, वो गुड़, चीनी, मीठे फल, गन्ना आदि में पाई जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्य क्या करता है, यह हमें ऊर्जा देता है। कार्य करने की क्षमता यानी शक्ति हमें मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है मुख्यतः। यह हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे अधिक मात्रा में हम भोजन में सेवन करते हैं। बाकी जो पोषक तत्व हैं उनका इतनी अधिक मात्रा में सेवन नहीं होता है जितना कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब इनमें से एक प्रकार है मंड। मंड के बारे में हम जाने कि उसका कोई विशेष स्वाद नहीं होता, स्वादहीन सा होता है, या कोई खास मजेदार स्वाद नहीं होता कच्चे का अधिकतर। जैसे आप आलू या आटे को स्वाद लेने की कोशिश करें तो उसमें कच्चे का कोई ऐसा कुछ विशेष स्वाद आपको नहीं मिलेगा। ये सभी अनाजों में आटा जो होता है सभी अनाजों का होता है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, सिंघाड़ा, शकरकंदी, कच्ची हो तो उनका कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन पकाने पर ये मीठा स्वाद दे देती हैं। क्यों दे देती हैं? क्योंकि इनके जो कण हैं वो शर्करा में कुछ टूट जाते हैं, तो कुछ मीठा स्वाद भी हमें मिल सकता है पकाने पर। अब शर्करा की बात करते हैं तो ये मीठे प्रकार वाली है। विशेष प्रकार पर प्राकृतिक रूप से जो हमें मीठे स्रोत मिलते हैं, जैसे गन्ना, जैसे गुड़ बनाए, चाहे चीनी बनाए या शक्कर बनाए, जो भी बनाए, तो ये शर्करा का ही एक कार्बोहाइड्रेट है। सभी मीठे फल जो होते हैं उनमें एक शर्करा होती है, मिठास होती है, वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार शर्करा के कारण होती है। आम, चीकू, केला, अनानास आदि सभी में शर्करा पाई जाती है। मंड किसी भोज्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में है, इसको पता कैसे लगाते हैं? खाद्य पदार्थ का घोल ले लेते हैं उसको जांचने के लिए, या खाद्य पदार्थ सीधा भी ले सकते हैं। इस पर तनु आयोडीन का घोल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। उसकी जब बूंदें डाली जाती हैं तो आयोडीन के घोल का रंग होता है लाल बैंगनी सा। यदि मंड है तो वो उसका रंग गहरा नीला या काला हो जाएगा। यदि होता है तो मंड उपस्थित है। यदि लाल बैंगनी सा ही रहता है, वैसा ही लगभग रंग रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि मंड खाद्य पदार्थ में नहीं है। वसा पोषक तत्व जो होता है उसकी विशेषता ये है कि ये भी हमें ऊर्जा ही देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट देता है ऐसे ये देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से ही ऊर्जा मिलती है। अब दोनों को हम एक और नाम देते हैं, ऊर्जी पोषक या ऊर्जी भोजन भी कहते हैं।
वसा में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, उससे हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। अब प्रति ग्राम के अनुसार से देखें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या और दूसरी तरफ 1 ग्राम वसा लें तो वसा से प्रति ग्राम हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन इसका सेवन जो है अधिक मात्रा में नहीं किया जाता, क्योंकि इसका पाचन जो है इतना सरल नहीं होता जितना कार्बोहाइड्रेट का होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं भारी मजदूरी करने वाले या एथलीट लोग जो लगातार एक्सरसाइज करते हैं, लगातार अधिक शारीरिक कार्य करने वाले लोग वसा का थोड़ा अधिक सेवन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो कार्बोहाइड्रेट तो लेते हैं, वसा भी अच्छे प्रकार से ज्यादा मात्रा में लेते हैं। सभी चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें वसा होती है। जिसमें चिकनाई है खाने वाले पदार्थ जैसे मूंगफली, नारियल, तिल, सरसों और अन्य तेल देने वाले बीज जो हैं जैसे सूरजमुखी आदि, ये इनमें वसा होती है। दूध में भी चिकनाई होती है और दूध से बनी हुई चीजें तो है ही, घी, मक्खन, दही, ये तो चिकने हैं ही। अंडे के जो पीला भाग है उसमें भी चिकनाई होती है, वसा होती है। मुख्य वसा पीला भाग में होती है, सफेद भाग में वसा नहीं, प्रोटीन होता है, जो कि हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। मछली और मांस आदि जो होता है उसमें भी वसा काफी मात्रा में पाई जाती है। तो वसा का परीक्षण कैसे करते हैं? वसा किसी खाद्य पदार्थ में, वो खाद्य पदार्थ जांचने के लिए कि उसमें वसा है या नहीं, वो लेकर हम एक साफ कागज पर रगड़ते हैं। सूखे कागज पर थोड़ा दबाकर रगड़ने से उसके कुछ निशान छूट जाएंगे, उसमें से थोड़ा सा तरल पदार्थ जो है वो चिपक सकता है सूखे कागज पर। इस कागज पर रगड़ने के बाद उसको हम सूखने के लिए डाल देते हैं कागज को। थोड़ी देर में जब वो सूख जाता है, यदि उस पर कोई धब्बा नहीं रहता है, उस पर जो तरल पदार्थ था वो उड़ जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि उसमें वसा नहीं थी। और यदि उस पर एक तैलीय निशान, तेल जैसा निशान जो पारभासी होता है, जिसके आर पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, वो निशान छूट जाता है, वो नहीं उड़ता है, तो उसका अर्थ यह है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा है। तो इस प्रकार हम वसा का परीक्षण किसी भी भोजन पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में कर सकते हैं। अगला पोषक तत्व है प्रोटीन। वृद्धि के लिए ये कार्य करता है। वृद्धि अर्थात शरीर के निर्माण का कार्य करता है। तो कोशिकाओं का निर्माण, जो हमारे शरीर का निर्माण का जो सामग्री है, वो ये प्रोटीन ही होते हैं। इसलिए इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। यह शरीर की मरम्मत, जैसे घाव हो गया तो उसको भरना है, तो वहां पे नई कोशिकाओं का निर्माण होना है, तो किस सामग्री से होगा? प्रोटीन से होगा। तो प्रोटीन उस घाव को भरने में के लिए भी आवश्यक है। तो वृद्धि और मरम्मत आदि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है, क्योंकि यह कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? सभी दालें, मूंग, मसूर, उड़द जिसे माह की दाल कहते हैं, अरहर जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं, आदि ये सारी दालें जो है इनमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चना, इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। राजमा, मटर, दूध में तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाया जाता है। दूध से बनाया हुआ पनीर, तो इसमें तो मुख्य रूप से प्रोटीन ही होते हैं। अंडे का सफेद भाग जो होता है, पीले भाग में मैंने वसा बताई थी, सफेद भाग में क्या है? प्रोटीन होता है। मछली, मांस, ये इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ लें या इसका घोल ले लें, उसमें कुछ बूंदें, कई सारी बूंदें कास्टिक सोडा की डालेंगे। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके विलयन की डालते हैं। तो उसके बाद कुछ ही बूंदे डालनी है कॉपर सल्फेट की, जो कि नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट की बूंदे, नीले तोते की कुछ विलयन की कुछ बूंदे डालते हैं, तो नीला रंग कॉपर सल्फेट का किस में परिवर्तित होता है? बैंगनी में होता है। तो इसका अर्थ यह है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन था। यदि ये ऐसा नहीं होता है, नीला रंग लगभग नीला ही रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित नहीं था, अनुपस्थित था। ये स्पष्ट तौर पर है कि नीले से यदि बैंगनी रंग होता है तो प्रोटीन उपस्थित है, अन्यथा नहीं है। विटामिन न तो ऊर्जा देते हैं और ना ही शरीर वृद्धि के लिए सामग्री देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए अति आवश्यक है। बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। इनकी अति आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। विटामिन जो है वो हमारी आंखों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, हड्डियां बनाने के लिए, दांतों के लिए और त्वचा आदि को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन A, B, C, D, E तथा K। इन विटामिनों का कार्य और स्रोत देखें तो विटामिन A आंखों और त्वचा की स्वस्थ रखना, ये इसका कार्य है। दूध, मछली का तेल, पपीता, पालक, गाजर, इनसे हमें विटामिन A मुख्यतः प्राप्त होता है।
विटामिन बी जो है वो क्या करता है, वो रक्त निर्माण में सहायता करता है, त्वचा स्वस्थ बनाना, शारीरिक क्रियाओं को सुचारू करना। साबुत अनाज में होता है ये, बादाम, अखरोट, दाल, मेवे जो होते हैं, मक्की, चना, नारियल, पालक, बंद गोभी, मछली, साग जो हम खाते हैं सरसों का या पालक का, यकृत जो मांस में यकृत यानी जिगर जो होता है, कलेजी भी जिसको कहते हैं, तो वो उसमें विटामिन बी हमें प्राप्त होता है। विटामिन सी की बात करें तो ये हमारे लिए आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है, रोगों से रक्षा करता है और मसूड़ों का भी देखभाल करता है। ये किसमें मिलता है, नारंगी यानी संतरा में, टमाटर में, नींबू, अमरूद तथा अन्य सभी खट्टे फल जो होते हैं, आंवला आदि, इन सभी में हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, दूध में मिलता है, अंडे में मिलता है, मछली, सूर्य की रोशनी में यदि हम बैठते हैं तो हमारे शरीर द्वारा खुद ही ये विटामिन डी का निर्माण हो जाता है। यकृत, उसमें भी विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। खनिज लवण भी बहुत कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। यह हमारे शरीर में हड्डियां, दांतों, खून के निर्माण में उपयोग होता है और कई प्रकार के अन्य अंगों के कार्य करने में भी ये योगदान देते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, उनमें से मुख्यतः हम इस समय ले रहे हैं कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और लोह। लोह मतलब आयरन। कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों और दांतों को बनाने के लिए आवश्यक होता है, उनको मजबूत बनाता है। उनके कैल्शियम के यौगिकों की परत चढ़ती है तो ये हड्डियां मजबूत बनती हैं और दांत मजबूत बनते हैं। यह हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां जो होती हैं कई तरह की, बीन्स वगैरह, तो मूंगफली, दूध, अंडे, इन सभी से हमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। फास्फोरस ये भी कैल्शियम के साथ ही वैसे ही हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। साबुत अनाज में मिलता है, जैसे गेहूं, चावल साबुत लिए जाए, दूध है, केला, अंडे, मछली, गिरी, मांस, ये सभी में हमें फास्फोरस मिलता है। आयोडीन जो है वो मानसिक विकास के लिए उपयोग होता है। हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये एक हार्मोन का निर्माण करती है, एक रस से छोड़ती है जिसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन उसको बनाने में योगदान देता है, थायरोक्सिन नाम का होता है। ये हमें कहाँ मिलता है, समुद्रों में खनिज लवण विशेषता आयोडीन काफी मात्रा में होता है। तो समुद्री नमक जो खाते हैं उनको आयोडीन मिल जाता है, समुद्री मछली खाते हैं, समुद्री घास खाते हैं, तो समुद्र का जो भी भोजन है। लोह तत्व की बात करें, आयरन जो है ये रक्त को बनाने में उपयोग होता है। हीमोग्लोबिन जो नाम का एक रंजक होता है, एक प्रोटीन ही होता है, उसमें लोह तत्व जब शामिल हो जाता है तो ही ये हीमोग्लोबिन बन पाता है। पत्तेदार सब्जियां, मटर और फलियां, अखरोट, सेब, नाशपाती, अनाज हर प्रकार के, दाल कई प्रकार की, सोयाबीन, मछली और यकृत और अंडा, इनमें लोह तत्व पाया जाता है। ये हमारे रक्त बनाने के लिए उपयोगी होता है। इन पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की बात करते हैं, जिनको हम कहते हैं अभावजन्य रोग। अभाव होता है कमी हो जाए। यदि हम उचित मात्रा में कोई भी इन पोषक तत्वों में से ना लें तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन रोगों को हम कहते हैं अभावजन्य रोग। इनको एक सूची में हम पिरोते हैं। विटामिन ए, इसके अभाव से जो रोग होता है उसको हम रतौंधी कहते हैं। क्षीणता, दृष्टिहीनता यानी दृष्टि जो होती है वो कमजोर हो जाती है, नजर कमजोर हो जाती है। धुंधले में जब रात होने वाली होती है, संध्या के टाइम में या हल्का सा अंधेरा भी होता है, तब भी ऐसे लोगों को जिनमें कमी होती है, रतौंधी का रोग हुआ होता है, तो उनको नहीं दिखाई देता है। विटामिन बी, इसके कारण जो रोग होता है उसका नाम बेरी होता है। इसमें अस्थियां दुर्बल हो जाती हैं, ऊर्जा की कमी हो जाती है, कार्य करने की क्षमताएं कम हो जाती हैं, थकावट, कमजोरी का अनुभव करता है व्यक्ति। विटामिन सी हम जानते हैं कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमें देता है, और यदि विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी नाम के एक रोग होता है जिसके लक्षण होते हैं मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी, रिकेट्स, ये एक रोग होता है जिसमें अस्थियां जो होती हैं, हड्डियां, वो मुलायम हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जैसे बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनकी टांगे जो होती हैं बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं दोनों, और या फिर अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, तो उसके चलने में दिक्कत होती है। जैसे विटामिन डी हड्डियां बनाता है तो कैल्शियम भी हड्डियां और दांत बनाता है, और यदि ये कैल्शियम ना मिले तो अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है। दंत क्षय मतलब दांत कमजोर हो जाना, दांत टूटने लग जाना आदि ये रोग देखने को मिलते हैं। कमजोर अस्थियां हो जाती हैं, थोड़ा सा दबाव भी नहीं सह पाती हैं, और दांत भी बहुत मजबूत नहीं रहते हैं। फास्फोरस भी वही काम करता है जैसे कैल्शियम काम करता है, लगभग वैसा ही काम फास्फोरस का भी होता है, तो ये भी अस्थियां और दंत क्षय के लिए जिम्मेवार होता है। ये रोग होता है इनके कारण, कमी के कारण अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियों में भी कमजोरी आ जाती है। आयोडीन जो होता है वो एक घेंगा, जिसे गाइटर भी कहते हैं, घेंगा नाम का रोग करता है, जिसमें गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। और ये वास्तव में आयोडीन जो होता है मानसिक वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है।
क्योंकि थायरॉक्सिन, थायराइड की बात की थी, के लिए उपयोगी है ये। तो जब वो थायरॉक्सिन पैदा नहीं होता है तो बच्चे में मानसिक विकलांगता यानी कि मानसिक अधूरापन रह जाता है, मानसिक वृद्धि नहीं हो पाती है, विकास नहीं हो पाता है। लो जब रक्त बनाता है तो रक्त ना बनने के कारण अरक्तता का रोग होता है, और जिसमें रक्त की कमी हो तो वो बच्चा या व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है, तो उसमें लोह की कमी होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अब देखते हैं। हमारे शरीर को पोषक तत्वों के अतिरिक्त 2 और चीजें चाहिए होती हैं, जिनको हम कहते हैं रुक्षांश और जल। ये पोषक तत्व नहीं है लेकिन भोजन के घटक हैं। पोषक तत्व तो वो 5 थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लेकिन रुक्षांश और जल भी भोजन के घटक हैं, ये भी अति आवश्यक हैं। ये अपना कार्य अलग प्रकार से करते हैं। रुक्षांश जिनको आहारी रेशे भी कहते, खाद्य रेशे भी कहते हैं, इनको कई नामों से पुकारा जाता है। ये पोषक तत्व नहीं होने के बाद भी हमारा भाग कैसे हैं? रुक्षांश भोजन के आयतन को बढ़ा देता है। अब जब भोजन, उसमें से जो अच्छी चीजें होती हैं, जो हमारे शरीर में उपयोगी होती हैं, वो तो चूस ली जाती हैं हमारे पाचन क्रिया द्वारा, और बाकी जो होता है वो मल बनता है, तो मल का आयतन बढ़ा देता है, स्थान ज्यादा घेरता है, इस कारण से वो मल आगे गति करता है भोजन आंतरियों में। रुक्षांश जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज के छिलके व सलाद, इन सभी में मिलता है। जैसे आटे को हम छानते हैं तो चोकर जो रह जाता है तो उसमें ये काफी मात्रा में होता है, तो वो हमारे लिए उपयोगी है, उसको फेंका नहीं जाना चाहिए। तो हमारा शरीर का जो भार है उसका 70% भाग तो जल का है। अब जल के बिना हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता है। जल में सारे हमारे शरीर की क्रियाएं जल में ही होती हैं, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह होता है जिसमें भोजन के सभी घटक की बात हो रही है, जिसमें पोषक तत्व और रुक्षांश और जल भी है। सभी घटक सही मात्रा में और सही अनुपात में उपस्थित होते हैं। हम अधिक वसा युक्त भोजन कई बार खाते हैं जिसमें कम रुक्षांश होता है, हमें नहीं खाना चाहिए। हम ऐसे कौन से भोजन खाते हैं, जैसे हर बार यदि हम चिप्स खाएं, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, इनमें वसा अधिक होती है, तेल में तला जाता है इनको, और इनमें रुक्षांश यानी कि आहारी रेशे बहुत कम होते हैं, तो ये हमारे आंतरियों में, हमारे पाचन प्रणाली में चिपक जाते हैं और पचाने में भी ज्यादा अच्छी प्रकार से नहीं पच पाते हैं। ये जंक फूड कहलाते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और यदि इनको बार बार लिया जाता है और लगातार लेता रहता है कोई, तो उसमें मोटापा भी हो सकता है और पेट भी खराब रहता है और उसकी वृद्धि में भी रुकावट हो सकती है। तो ये था अध्याय भोजन के घटक। धन्यवाद सभी का। कृपया सब्सक्राइब का बटन नीचे जो दिया हुआ है लाल रंग में वो दबाइए, ताकि आपको मेरे सभी वीडियो देखने को समय पर मिलते रहें। सभी घटक खाने चाहिए हमें, और स्वच्छ खाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।